फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है थोड़ा सा लीक से हटके। उसका शीर्षक दिया है पूंजी का नया मंत्र, मम्मी प्लीज। जो बच्चों के विज्ञापन हैं जो हमारे बीच में आते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, इन विज्ञापनों को लेकर कायदे से बातचीत की जानी चाहिए। विज्ञापनों के इम्पैक्ट को लेकर बातचीत की जानी चाहिए। एक ज़माना था कि पूंजीवाद को जानने के लिए लोग कैपिटलिज्म को, कारखाने को, कैपिटलिस्ट को जानना जरूरी समझते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर आपको कैपिटलिज्म को जानना है तो आप सिर्फ विज्ञापनों में, बच्चों के विज्ञापनों की दुनिया को जान लीजिए, आपको पता चल जाए कैपिटलिज्म किस दिशा में जा रहा है। ये एक मतलब विलक्षण जो है विडंबना है कि भारत के बुद्धिजीवियों में हजारों विज्ञापन प्रचलन में हैं, लेकिन विज्ञापनों पर डिबेट प्रचलन में नहीं है। विज्ञापनों पर बात नहीं करते, मास कल्चर पर बात नहीं करते हैं लोग, उसे हम मतलब अनटचेबल समझते हैं। जिन लोगों ने मास कल्चर को लेकर काम किया है, विज्ञापनों को लेकर काम किया है, उन पर बात नहीं करते, उन पर लिखते नहीं हैं, उनको जानना भी नहीं चाहते। वास्तविकता यह है कि आधुनिक समाज के संचालक के तौर पर जो मीडियम या जो जेनर सबसे अधिक प्रभावशाली है वो है विज्ञापन। अगर विज्ञापन न हो और विज्ञापन का इम्पैक्ट न हो, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारी स्थिति ये होगी कि हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये विज्ञापन हमारे जीवन में कर क्या रहे। हम वो चीज़ समझ ही नहीं पाते कि ये जो विज्ञापन है, उन विज्ञापनों का हमारे जीवन पर क्या असर है। तो ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये जो बच्चे हैं, जो कि बड़ी संख्या में हैं, करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं जिनको कि विज्ञापन टारगेट करते हैं, और ये जो टारगेट करने वाले विज्ञापन हैं, इनमें दो तरह के विज्ञापन सबसे अधिक हैं। एक है बच्चों के जो फूड हैबिट से जुड़े हुए विज्ञापन है, खाने की वस्तुओं के विज्ञापन है वो, और दूसरे वे विज्ञापन है जो कि एक सिरे से बच्चों के खिलौने, खेलकूद की चीज़ें या बच्चों के ड्रेस से जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े स्केल पर विज्ञापनों का आना और उनका प्रचार होना और उनका जनप्रिय हो उठना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। बच्चों में विज्ञापन क्यों इतनी जल्दी जनप्रिय हुए और बच्चे क्यों विज्ञापन से इतनी जल्दी प्रभावित होते हैं, ये अध्ययन का विषय है। हमारे यहाँ तो बहुत कम स्टडी हुई है इसकी, बच्चों पर इम्पैक्ट की। बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट को लेकर और बच्चों को विज्ञापन ने जैसे प्रभावित किया, उसे लेकर जो सबसे बड़ी चीज बदली है वो है बाजार, और बाजार में जो प्रस्तुति की जो प्रकृति है वो बदली है, जिसने कि बच्चों के लिए विज्ञापन को प्रभावशाली बना दिया है। हमें ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चा टीवी देख रहा है तो उसे टीवी देखने दो,
वो सोचते ही नहीं है कि टीवी देखते समय उसके ऊपर क्या असर होगा। मैं कई बार लिख भी चुका हूं कि बच्चों को टीवी देखते समय कभी अकेला न छोड़ें। बच्चे अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप कोई न कोई उनके पास रहे और बच्चों से बीच बीच में बातें करता रहे। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो टीवी और उसके विज्ञापन का प्रवेश है उसे आप डिस्टर्ब करते हैं। विज्ञापन या टीवी के कार्यक्रम देखने से आप बच्चों को रोक नहीं सकते, हंगामा हो जाएगा घर में, बच्चे टीवी के बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक काम तो किया जा सकता है कि बच्चों के साथ में कोई बैठ के टीवी देखे और बीच बीच में बच्चों को बातचीत करते हुए समझाता भी रहे। लेकिन हम में से कोई ये मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी जो नई जो कल्चर बाजार में पैदा हुई, पहले क्या होता था, जनरल स्टोर की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी, पहले भी बच्चे हुआ करते थे। 1990 के पहले भी बच्चे हुआ करते थे और बाजार भी हुआ करता था और अच्छा खासा बाजार हुआ करता था। लेकिन डिस्प्ले की जो पद्धति 1990-91 के बाद विकसित हुई, वह पद्धति, प्रदर्शनी का वह रूप, वह नहीं हुआ करता। मसलन अगर आपको बच्चे के रेडीमेड कपड़े चाहिए तो आप दुकान पर जाइए, बोलिए, फिर वो अपने डिब्बे से निकालेगा या कहाँ जहाँ रखा वहाँ से निकालेगा, आपको दिखाएगा, आप उसमें से चुन सकते हैं। लेकिन जो नया जो सिस्टम विकसित हुआ जिसने कि बच्चों को इस स्लोगन की ओर मोटिवेट किया, मम्मी प्लीज, वो यह कि जो नए किस्म की दुकान जो अब नई सजावट के साथ हमारे सामने आई मॉल में और वैसे बाजार में, उसमें बच्चे के उपयोग की चीजें एकदम बच्चे के स्पर्श और आंखों के दायरे में है। बच्चा इजीली उन्हें देख सकता है और स्पर्श करके फील कर सकता है कि ये क्या है। और इसने पूरा का पूरा एटीट्यूड मार्केट का और मार्केट के साथ बच्चों के रिलेशन का बदल दिया। अब बच्चों की जो चीजें होती हैं वे हमेशा दुकान की अलमारियों में नीचे की ओर सजी होती हैं, जिससे बच्चे उन्हें हाथ लगा के देख सकें, बच्चे उठा के फील कर सकें। और जिस चीज को बच्चे अच्छे से देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, उसके खरीदे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। यह भी सच है कि बच्चे जो है वो अभी बहुत पावरफुल कंज्यूमर हैं। वो घर में माता पिता को भी परसुएट करते हैं कि फला चीज हमको दो। अगर आप बच्चों को खरीदारी से या वो जो चीज की डिमांड कर रहे हैं उससे हतोत्साहित करते हैं तो एक टेंशन भी पैदा होती है। ये भी एक दिक्कत है। बच्चों की जैसे स्कूल की ड्रेस है, बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों को और पहनने के कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें हैं, इन सारी चीजों की दुकान में प्रस्तुति के नियम अब पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। अब दुकान में ये चीजें इस तरह से रखी जाती हैं जिससे बच्चे इजीली इन्हें देख सकें, स्पर्श कर सकें। और ये जो आप याद कीजिए, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, ईदगाह कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। लेकिन उस ईदगाह कहानी की जो ब्यूटी है वो क्या है, उसमें एक बच्चा है, मैच्योर चाइल्ड। प्रेमचंद और एक प्रसाद की भी कहानी, नाम याद नहीं आ रहा अभी,
जिसमें कि सबसे पहले मैच्योर चाइल्ड को कंसीव किया गया, बच्चा भी वयस्क होता है। और ईदगाह कहानी में जो बच्चा है वो बच्चा बाजार जाता है और बाजार में जाके वो जो हाट है, टेंट है, वहाँ हाट में जाता है और वहाँ से वो बच्चा चिमटा खरीद के लाता है। और चिमटा किसके लिए खरीद के लाता है? उसके घर में जो एक बुजुर्ग महिला है, उसको रोटी बनाने में चूंकि उसके हाथ जलते हैं इसलिए वो चिमटा खरीद के लाता है। सो प्रेमचंद के यहाँ जो चाइल्ड है, जो कि उम्र से वयस्क हो चुका है, वैसे बड़ा है, बुद्धि से बड़ा हो चुका है, वो चाइल्ड किसके लिए बाजार से खरीदारी करने जाता है? अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने के लिए जाता है, जिससे कि वो उसके हाथ रोटी बनाते हुए जले नहीं। मुझे नहीं मालूम कि अब जो बच्चा है जो बाजार जाता है, जो वस्तुएं खरीदने के लिए जाता है और वस्तुओं के लिए मचलता है, वो कभी ये भी सोचता है कि उसकी माँ को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, या उसकी दादी को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, या उसके फादर को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? वो सिर्फ ये जानता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्रेमचंद से लेके आज तक एक बड़ा शिफ्ट ये हुआ है कि प्रेमचंद ने पहली बार एक मैच्योर चाइल्ड को कंसीव किया था अपनी एक कहानी में। तो ये बात भविष्य के लिहाज से सच साबित हुई कि आज का जो बच्चा है वो बहुत मैच्योर है। छोटे छोटे बच्चे अभी जो क्लास कर रहे हैं बच्चे, वो अभी क्लास ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। क्लास 2, 3, 4, 5, 6 इनके बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, उनकी आप वो प्रतिभा को देखें तो दंग रह जाएंगे। वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इंटरनेट कैसे खोलना है, वो जानते हैं कि आईपैड कैसे खोलना है, वो जानते हैं कि मोबाइल को कैसे खोलना है, वो जानते हैं कि उनका पासवर्ड क्या है, वो जानते हैं कि जो उनको नंबर दिया गया है उसे कैसे भरा जाए। वो ये जानते हैं कि जो होमवर्क आया है उस होमवर्क को करते समय अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसे गूगल से कैसे सर्च किया जाए। आपको कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही हो और आपको कोई चीज YouTube की समझ में नहीं आ रही हो और आपको खोजने में असुविधा हो, आप अपने घर में या आसपास कोई बच्चा हो तो उससे पूछिए, वो आपको तत्काल उत्तर दे देगा। तो नया बच्चा जो साइबर कल्चर में पैदा हुआ बच्चा है, वो बच्चा एकदम परफेक्ट टेक्नोलॉजी से एकदम इंटीग्रेटेड बच्चा है। उसे मजा आ रहा है, उसे ये जो ऑनलाइन टीचिंग जो हो रही है स्कूल की बजाय घर में, उसमें वो मजा ले रहा है। परेशान तो है लेकिन मजा भी ले रहा है, क्यों? उसे टेक्नोलॉजी के साथ में खेलने का मौका मिल रहा है। वैसे आप उसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, वैसे उसके हाथ में आप आईपैड नहीं देते, लेकिन आज उसके पास में कोरोना की वजह से आईपैड है, मोबाइल है, जिससे साथ में वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे क्लास करता है और उस क्लास की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गया है वो। इसी तरह जो बच्चे घर में टीवी देखते थे, अभी भी टीवी देखते हैं। आप जस्ट गौर कीजिए और पता कीजिए कि बच्चे जो टीवी देखते हैं उसमें वो टीवी में कितना समय खर्च करते हैं और पढ़ाई में कितना समय खर्च करते हैं। यानी ऑनलाइन क्लास या होमवर्क और उसकी तुलना में टीवी। तो आप पाएंगे कि बच्चे जो है वो टीवी पर 3 गुना और उससे ज्यादा समय खर्च करते हैं। तो बच्चों के लिए जो सबसे इफेक्टिव मीडियम है जिसने कि बच्चों की चेतना को निर्धारित किया और प्रभावित किया और अब बनाया है, वो है टेलीविजन। और सेकंड मीडियम है जो कि अब इंटरनेट के जरिए हमारे बीच में है, वो है
मोबाइल फ़ोन, आईपैड, ये पूरी जो कम्युनिकेशन की रेंज है, ये इसने उसकी चेतना का निर्धारण किया है। अब ये बच्चा ये नहीं जानता कि वो कंज्यूमर है या बच्चा है। वो बच्चा ये जानता है कि उसको कौन सी चीज खानी चाहिए। हम में से अधिकतर लोग कभी कोशिश नहीं करते कि बच्चे को कभी ये समझाएं कि कौन सी चीज हेल्दी है, अनहेल्दी है, मत खाओ। अधिकतर लोगों की कोशिश ये होती है कि बच्चा जो मांग रहा है उसे चुपचाप दे दो। तो बच्चों की जो डिमांड का एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहां पर कि डिस्कशन नहीं है, वहां कोई चिंतन नहीं है। मसलन आप दुकान पर गए और दुकान पर बच्चे ने देख के चॉकलेट मांगी, तो आप सोचते नहीं है कि चॉकलेट देने से इसको क्या हानि लाभ होगा, इसका क्या होगा लड़के के हेल्थ का, आप सोचते नहीं है। बच्चा जो छोटी छोटी चीजें मांगता है या आप जो छोटी छोटी चीजें, कम कीमत की चीजें जो आप खरीदते हैं, आप उन चीजों को खरीदते समय सोचते नहीं है कि इनका इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन ऐसी भी तो चीजें हैं जो कि आप खरीदते समय 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक सोचते हैं, यार दोस्तों से भी बात करते हैं। मसलन अगर आपको कार खरीदनी हो, कार का विज्ञापन देख के, तो आप तत्काल कार नहीं खरीदते, लेकिन आप तत्काल टॉफी या चॉकलेट जरूर खरीदते हैं। और यही वह जगह है जहां से के बच्चे के अंदर विज्ञापन और विज्ञापन की जो परसुएशन की, जो फुसलाने की जो पद्धति है वो दाखिल होती है। विज्ञापन बच्चे को बुनियादी तौर पर फुसलाने का काम करता है और वो बहुत ही, जिसे कहें कि सहज भाव से उसे फुसलाता है। अब बच्चे को जो फुसलाया जा रहा है वो क्यों, कौन फुसला रहा है? विज्ञापन फुसला रहा है या टेलीविजन फुसला रहा है? यहीं पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या हम बच्चे, ये देखना चाहिए बच्चों के साथ में हम सोशलाइज करते हैं कि नहीं करते, बच्चों के साथ में हम समाजीकरण करते हैं कि नहीं करते, बच्चे के साथ में हम अपना मूल्यवान समय खर्च करते हैं कि नहीं करते। तो परिवारों की स्थिति यह है कि माता पिता के पास समय ही नहीं है बच्चों के साथ बैठने का, बच्चों के साथ खेलने का। बच्चों के जो मूल्यवान समय है उसमें अगर सोशलाइज करने के लिए टेलीविजन होगा, अगर सोशलाइज करने के लिए मोबाइल फोन होगा, तो आप तय मानिए बच्चों का माँ बाप कौन होगा? बच्चे किससे सीखेंगे? बच्चे टेलीविजन से सीखेंगे, बच्चे मोबाइल से सीखेंगे, बच्चे यूट्यूब से सीखेंगे, बच्चे माँ बाप से नहीं सीखेंगे। तो बुनियादी प्रश्न यह है कि बच्चों को मूल्यवान समय कौन दे रहा है, जिस समय बच्चों को जरूरत है। बच्चों को जरूरत है कि उनके साथ कोई 2 घंटे खेले। तो हमारे घरों में स्थिति यह है कि मां के पास खेलने का समय नहीं है, बाप के पास खेलने का समय नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? कोरोना में स्थिति और भी बदतर हुई है। तो बच्चों में समाजीकरण के अभाव के कारण टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का एक्सपोजर बढ़ा है और ये बच्चों के मित्र बन गए। बच्चे अब इनसे गाइड होते हैं, निर्देशित होते हैं। आप बच्चों के साथ सोशलाइज कीजिए, बच्चों को अपना मूल्यवान समय दीजिए, आप तय मानिए बच्चों के ऊपर विज्ञापन का असर कम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम नहीं होगा, लेकिन कम होगा, क्योंकि बच्चे अपने समाजीकरण के लिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो उनके पास खाली समय, उस खाली समय का इस्तेमाल करने के लिए जब उनको कोई नहीं मिलता तो वो टीवी की तरफ जाते हैं। अगर उनको कोई मिलेगा सॉलिड रूप में तो वे टीवी की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम घर में काम वाली तो रख लेते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाने वाली और बच्चों के साथ व्यस्त रखने की हमारी परंपरा नहीं है।
हमारे यहाँ होल टाइमर होगी जो कि दिन भर हमारे घर का काम करेगी, लेकिन हमारे पास ऐसी होल टाइमर नहीं होगी जो बच्चों के साथ खेले से। कल्चर ही नहीं है ये। तो बच्चों के साथ जब आप खेलेंगे नहीं, बच्चों के साथ आप टाइम पास नहीं करेंगे, यानी बच्चों के साथ टाइम पास करने के लिए ठोस मनुष्य की जरूरत है। वो माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे मनुष्य की जरूरत है। लेकिन उस समय उसके पास मनुष्य नहीं है। तो आप करते क्या है कि आप अपनी जान छुड़ाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बेटा तू अब जो इच्छा हो कर। तो बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, बच्चा यूट्यूब खेल रहा है, और वीडियो गेम खेलते समय, यूट्यूब खेलते समय, वह लगातार टीवी देखते समय वह लगातार विज्ञापनों से गुजर रहा है। टीवी का एक्सपोजर कम हो, इंटरनेट का, मोबाइल का, यूट्यूब का एक्सपोजर कम हो, इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ रहें। और अगर आप बच्चों के साथ रह नहीं सकते हो, खेल नहीं सकते हो, तो बच्चे पैदा मत कीजिए। अगर बच्चे पैदा करने के बाद में बच्चों को टीवी के साथ ही जीना है, तो बच्चे पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। माता पिता का या परिवार के सदस्यों का एक पहला दायित्व यह बनता है कि वे बच्चों को मूल्यवान समय दें। तो आप मूल्यवान समय तो देते नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, वो अपने, तो फिर होता क्या है कि बच्चा जो डिमांड करता है, उस डिमांड की पूर्ति करना आपकी मजबूरी होती है, जिससे बच्चा शांत रहे। और यही वो जगह है जहां से कि बच्चे स्पॉइल्ड होने शुरू, यानी बिगड़ने शुरू होते हैं। तो वो जो समाज में बच्चे हैं जिनको कि हम स्पॉइल्ड चाइल्ड कहते हैं, बिगड़े हुए बच्चे कहते हैं, किसने बिगाड़ा इनको? टीवी ने या परिवार ने? बच्चे के निर्माण की जगह है फैमिली, न कि टीवी। बच्चे के निर्माण की जगह है फैमिली, न कि यूट्यूब। बच्चे के जीवन का विकल्प है उसके माता पिता, उसकी दादी, उसके परिवार के करीब के लोग जो उसे समय दें। लेकिन आपने तो उसे मोबाइल दे दिया हाथ में। तो बच्चे को तो ये मालूम नहीं है कि वो मोबाइल के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है या टीवी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो असल में किस तरह की मुसीबत में जा रहा है। तो वे बच्चे विज्ञापन से जल्दी, टीवी के मैसेज से जल्दी, इंटरनेट और यूट्यूब के विज्ञापनों से जल्दी प्रभावित होते हैं, वीडियो गेम से जल्दी प्रभावित होते हैं, जो स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं। या हम ये कह सकते हैं, ये वे बच्चे हैं जिनके अभिभावक उनका ख्याल नहीं करते, केयर नहीं करते, उन्हें अपना मूल्यवान समय नहीं देते। और ये बहुत आसान है हमें फिर कि हम ये कहें कि देखिए ये पूंजीवाद ने बिगाड़ दिया, देखिए टीवी ने बिगाड़ दिया, देखिए विज्ञापन ने बिगाड़ दिया। जी नहीं, कोई आपको फोर्स करने नहीं आ रहा कि आपका बच्चा टीवी देखे, कोई आपको फोर्स करने नहीं आ रहा कि आपका बच्चा विज्ञापन देखे। किसी ने आपके ऊपर दबाव नहीं डाला कि बच्चा जो है वो लैपटॉप से खेले। तो आप करते क्या है कि आप अतिरिक्त लाड़ प्यार के चक्कर में, ये स्पॉइल्ड चाइल्ड है, ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, स्पॉइल्ड चाइल्ड जो है, ये वे हैं जो कि लाड़ प्यार से, अतिरिक्त लाड़ प्यार से बिगड़े हुए हैं। कि जब भी जो चीज मांगी जाएगी वो मिलेगी, तो मांगता, उसे मालूम नहीं है वास्तविकता। उसे न परिवार की वास्तविकता मालूम है, न माँ की वास्तविकता मालूम है, न बाप की वास्तविकता मालूम है। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी और अपनी जरूरतें मालूम है। तो इस कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ धकेलने में किसकी बड़ी भूमिका है? माता पिता की। अगर माता पिता सावधान हो तो बच्चे कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि आए दिन दक्षिणपंथी लोग भी
हमले करते रहते हैं बच्चों को बिगाड़ने के लिए, कैपिटलिस्ट पर, और वामपंथी भी हमले करते रहते हैं। लेकिन वे परिवार और परिवार के जो इस ढांचा है जिसमें कि बच्चों की उपेक्षा एक सबसे बड़ी समस्या है, उस पर वे बात ही नहीं करते। आप दक्षिण पंथियों का और वामपंथियों का साहित्य उठाइए और आप देखिए कि परिवार और परिवार में जो अभिभावक हैं उनके साथ में बच्चों की जो रिलेशन है, उसमें उस रिलेशन के साथ जुड़ी हुई जो दिक्कत है उन पर कितना लिखा पढ़ा गया है, कितनी बातचीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री को ज्ञान नहीं है, हमारे शिक्षा मंत्री को भी ज्ञान नहीं है कि जो ऑनलाइन टीचिंग है, जो कि 4-4, 5-5 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे उनके ऊपर किस तरह का दबाव पड़ रहा है, वो किस तरह के मानसिक दबाव में है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि इसका साइंटिफिकली उनके व्यक्तित्व पर कितना खराब असर होगा। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। वो खुश हैं, वो खुश है ऑनलाइन टीचिंग से। अरे भाई, ऑनलाइन टीचिंग ही अगर होनी है तो आप मैक्सिमम 1.5-2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। 5-5 घंटे क्लासेस हो रही हैं, 4-4 घंटे क्लासेस हो रही हैं। अब आप सोचिए, जिसकी उम्र 6, 7, 8 साल की है बच्चे की, वो 5 घंटे इंटरनेट खोल के आईपैड पर या मोबाइल पर बैठा रहेगा तो उस पर क्या असर होगा? उस पर वो स्ट्रेस में आएगा कि नहीं आएगा? माँ बाप भी खुश है कि बच्चा पढ़ रहा है, सरकार भी खुश है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है, उसके व्यक्तित्व को नष्ट किया जा रहा है, उसके जो कोमल तंतु हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। बच्चे की जो कैपेसिटी है उसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है। नरेंद्र मोदी इतने इडियट कैसे हो सकते हैं कि वो ऑनलाइन 5-5 घंटे, 4-4 घंटे क्लासेस की अनुमति दें? नरेंद्र मोदी के बिना तो अभी कोई चीज चल नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ही कहते हैं तो परीक्षाएं खत्म होती हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं परीक्षाएं शुरू होती हैं। तो नरेंद्र मोदी को एक ज्ञान नहीं है कि 5 घंटे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका क्या असर होगा इनके ऊपर। नरेंद्र मोदी को इसका भी ज्ञान नहीं है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन पर क्या असर होगा। तो हमारे यहां सरकार को भी कोई चिंता नहीं है और परिवार को भी कोई चिंता नहीं है। परिवार वाले खुश है क्योंकि मजबूर है, क्या करें, स्कूल वालों ने कह दिया है, उन्होंने मोबाइल खरीदा है, दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए, छोटी सी स्क्रीन में बच्चा कितना रिसीव करेगा, कितना उसकी बुद्धि में आएगा। क्लास में पढ़ना और एक छोटी स्क्रीन पर पढ़ना, इन दोनों में फर्क है। तो एक नई जो समस्या हमारे सामने है जिसका के जिक्र अमूमन लोग नहीं करते, वो ये है कि ये जो बच्चा जो अभी विज्ञापन के टारगेट में, विज्ञापन के सेंटर में, अब कोई भी वस्तु और उसका विज्ञापन वो बच्चों के बिना नहीं होता। हर चीज का विज्ञापन अब बच्चे कर रहे हैं, यहां तक कि कार तक का विज्ञापन भी बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि बच्चे की परसुएसिव ताकत होती है। बच्चा माता पिता को परसुएट करता है और वो उद्बुद्ध करता है खरीदने के लिए, प्रेरित करता है, और विज्ञापन कंपनियां इस एलिमेंट का फायदा उठा रही हैं। और यही वजह है कि पिछले 15-20 सालों में बच्चों का और बच्चों के सामान का, बच्चों के उपभोक्ता के तौर पर बाजार का जो आंकड़ा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे भी बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा वो ब्रांड से पहचानता है चीजें। कौन सी चीज नष्ट हो रही है इसमें? अब बच्चे इनोसेंट नहीं रहे।
बच्चों के अंदर जो एक इनोसेंट भाव हुआ करता था जिसकी तरफ हम लोग आकर्षित होते थे, अब वो बच्चे एकदम स्मार्ट बच्चे बन चुके हैं। और अगर हम ये कहें कि ये जो बच्चे हैं, जो स्मार्ट बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो कि बुर्जुआ बच्चे बन चुके हैं। क्योंकि जो बुर्जुआ जो कहता है, बुर्जुआ का विज्ञापन जो कहता है, वो बच्चे उसे सहज रूप से ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं और उसके उपभोग का विस्तार करते हैं। ये वे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, सेंटिमेंटल। अगर उनको चीज़ नहीं मिलेगी तो वो रोने लगते हैं, परेशान करते हैं। वो डायरेक्ट प्रभावित नहीं होते, वो इनडायरेक्ट प्रभावित होते हैं जो विज्ञापन है उसके परसुएशन से। तो हमें पहली ज़रूरत जो हमारी है, जहाँ से कि संकट शुरू हुआ, वो ये है कि बच्चों के साथ में परिवार के रिलेशन को नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है। अरबों खरबों का बाजार है जो बच्चों पर टिका हुआ है। बेरोजगार नौजवान जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा बच्चे खरीदते हैं। बच्चों की जो मार्केटिंग है, बच्चों का जो बाजार है, वो बहुत ताकतवर बाजार है, उसे कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। और इस बच्चों के बाजार को निर्मित करने में टेलीविजन की, और खासतौर पर जो अब बच्चों के जो टेलीविजन चैनल हैं, जो बच्चों के कार्यक्रम ही सिर्फ प्रसारित करते हैं, उन टेलीविजन चैनलों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक अन्य चीज जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि अभी बच्चों को परिभाषित कौन कर रहा है? बच्चों को क्या परिवार परिभाषित कर रहा है? बच्चों को क्या स्कूल या शिक्षा परिभाषित कर रही है? बच्चों के नए एटीट्यूड, नए संस्कार, नए मूल्यबोध, इन सबको परिभाषित करने का काम अब राजसत्ता कर रही है। हम ये भूल ही गए कि राजसत्ता ने यह काम कैसे अपने हाथ में ले लिया और विज्ञापन को टूल की तरह इस्तेमाल किया। अब हमारे जहन में उतार दिया गया कि बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह खिलौने चाहिए, किस तरह का फर्नीचर चाहिए, किस तरह का ड्राइंग रूम चाहिए, किस तरह का साइन बोर्ड चाहिए, सब चीज़ें अब वो परिभाषित करने के लिए सब चीज़ें उतार दी गई हैं मैदान में। आप जस्ट कैलकुलेट कीजिए कि बच्चे पूरे साल स्कूल में कितने घंटे खर्च करते हैं। और फिर कैलकुलेट कीजिए कि वे टेलीविजन को देखने में कितने घंटे खर्च करते हैं। तो बच्चों का स्कूल में खर्च किया गया समय, बच्चों का माता पिता के साथ खर्च किया गया समय और बच्चों के साथ टेलीविजन के साथ खर्च किया गया समय, इसको अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बच्चों का सबसे बढ़िया दोस्त, फिलॉसफर, गाइड या गार्जियन अगर कोई है तो वह टेलीविजन। क्योंकि बच्चे अब सबसे अधिक समय टेलीविजन के साथ रहते हैं, टेलीविजन को देखते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि टेलीविजन जो है वो बच्चों के संसार को धीरे 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 एकदम परिवर्तित करना शुरू करता है। और वो परिवर्तित करते समय जो एटीट्यूड विकसित करता है, वो एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। वो एटीट्यूड क्या है? हमारे यहाँ कई चीजें रही हैं
विज्ञापन की दुनिया में, उसमें जो अमेरिकन लोग हैं वो ये मानते रहे कि विज्ञापन जो है वो दिलो दिमाग में मनोरम छवि बनाते हैं, जबकि जो ब्रिटिश ट्रेडिशन है वो ये मानता रहा है कि विज्ञापन जो है वो एक तरह से फुटपाथ है या एक तरह से पेशाब घर है, अच्छी जगह नहीं है। और भारत के लोग तो सोच ही नहीं रहे अभी। भारत में तो विज्ञापन ही भगवान है। अगर आपको किसी को प्रतिष्ठित करना है तो उसे विज्ञापन में उतार दो, वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो भारत में विज्ञापन न तो मनोरम है, न कचरा है, न पेशाब घर है, बल्कि भगवान है। विज्ञापन में जो कहा जाता है उसे आंख बंद करके लोग मानते हैं। और यही वजह है कि विज्ञापन की परसुएशन की टेक्निक का भारत के लोगों पर सबसे अधिक असर होता है। और विज्ञापन की जो खूबी है वो क्या है कि विज्ञापन में हमेशा नया आना चाहिए, नए का फ्लो रहना चाहिए। विज्ञापन जितना प्रसारित होगा उसमें नए के फ्लो की जरूरत बनी रहेगी। बिना नए के आए विज्ञापन अहर्निश निरंतरता बनाए नहीं रह सकता। मसलन अगर आपने एक बार शुरू किया, कैसे इंपैक्ट होता है। अब जैसे कचौड़ी का विज्ञापन नहीं आता, लेकिन कचौड़ी बिकती तो है। जलेबी का विज्ञापन नहीं आता, लेकिन जलेबी बिकती तो है बाजार में। गेहूं और चावल का विज्ञापन नहीं आता, लेकिन गेहूं चावल बिकते तो हैं बाजार में। बाजार में ऐसी भी वस्तुएं हैं जो कि बिकती हैं, लेकिन उनके कभी विज्ञापन नहीं आते। मिठाइयों के विज्ञापन नहीं होते, लेकिन मिठाइयां खूब बिकती। तो जो लोग सोचते हो कि विज्ञापन से ही चीजें बिकती हैं, ऐसा नहीं है। बिना विज्ञापन के भी चीजें बिकती हैं, लेकिन बच्चे उसी चीज को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जो विज्ञापन में दिखाई देती है। उससे वो जल्दी प्रभावित होते हैं। वो पिज्जा देखते हैं इसलिए वो पिज्जा की डिमांड करते हैं। वो नूडल्स देखते हैं इसलिए वो नूडल्स की डिमांड करते हैं। वो मैगी को देखते हैं इसलिए मैगी की डिमांड, वो इसकी डिमांड नहीं करते कि मम्मी तुम बाजार से जाओ मेरे लिए 2 कचौड़ी खरीद लाओ, मैं खा लूंगा। वो मम्मी से ये मांग नहीं करते कि मम्मी मुझे 2 पराठे बना दो तो मैं खा लूंगा। वो मम्मी की भी आदत पड़ गई है देख के कि 2 मिनट में रेडी। तो विज्ञापन जो हम देखते हैं वो विज्ञापन क्या करते हैं? वो विज्ञापन आपके संस्कार बनाने का काम करते हैं। आपके संस्कारों को परिशोधित और संशोधित करने का काम करते हैं। आपकी नई आदतें और आपके नए संस्कार पैदा करते हैं। तो ये जो नया जो विज्ञापन है जो कि परसुएशन पर टिका हुआ है, फुसलाने के भाव पर टिका हुआ है, इसका काम है आपके नए संस्कार और नए जीवन मूल्य निर्मित करना। शुरू में आप कल्पना कीजिए, शुरू में विज्ञापन आए थे, मैं उदाहरण ले रहा हूं खाली बस नमूने के तौर पर। बाथरूम का विज्ञापन आया था और रसोई घर का विज्ञापन आया था, और बाथरूम और रसोई घर के विज्ञापन को देखकर लोग उपहास उड़ाया कर, हमारे बाथरूम और रसोई घर वैसे नहीं होते थे जैसे विज्ञापन में दिखाई जाते हैं। लेकिन पिछले 40 साल में विज्ञापनों ने, बाथरूम और रसोई के विज्ञापनों ने सारे देश के बाथरूम बदल दिए। मध्य वर्ग के लोगों के सारे बाथरूम बदल दिए। विज्ञापन की प्रदर्शनी ने सारे लोगों के ड्राइंग रूम बदल दिए। यहां तक फर्नीचर कैसा होगा वैसा ही होगा, बिस्तर कैसा होगा वैसा ही होगा जो विज्ञापन में दिखाई देता है। तो विज्ञापन क्या करता है? विज्ञापन आपके संस्कार बनाने का काम करता है। विज्ञापन खाली सूचना देने का काम नहीं करता, वह आपके एटीट्यूड,
आपकी आदतें, उनको संशोधित परिवर्तित करता है और वह आपके घर को नए सिरे से सजाता है। अब सबके बाथरूम में टाइल लगी हुई है। पहले बाथरूम का विज्ञापन देख के लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ाते थे कि यार बाथरूम भी कोई विज्ञापन की चीज है। और बाथरूम में भी वो कमोड पर बैठा हुआ आदमी। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि बाथरूम सबसे ज्यादा आराम की जगह है। तो विज्ञापन ने कौन सी चीज पैदा की? विज्ञापन ने हमारे एटीट्यूड को, संस्कार को बदलने का काम किया और मॉडर्नाइजेशन का काम किया। और ये जो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया, इस मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में आपका बच्चों के साथ एलिनेशन और ज्यादा बढ़ा। विज्ञापन के प्रभाव के कारण जो आपके एटीट्यूड बदले, उसमें आपका परिवारजनों से अलगाव या दूरी और बढ़ी। दूसरी चीज जिसने के चेंज किया वो ये कि पहले क्या था, वस्तु का विज्ञापन होता था, उसके साथ कोई आदमी नहीं होता था, कोई स्त्री नहीं होती थी, कोई बच्चा नहीं होता था, वस्तु का विज्ञापन होता था। लेकिन पिछले 40-45 साल में एक नया फिनोमिना विकसित हुआ जिसने कि विज्ञापन के साथ में जनता को लाके जोड़ दिया। विभिन्न किस्म के वर्ग के लोगों को, समुदाय के लोगों को, पेशे के लोगों को विज्ञापन के साथ जोड़ दिया। और उसने ये मैसेज कैरी किया, उसने ये संदेश दिया कि विज्ञापन जो जनता का ख्याल करता है। और ये एक तरह से लोगों को लगा भी कि विज्ञापन जो है वो रचनात्मक काम करता है। एक्चुअल में विज्ञापन रचनात्मक काम नहीं कर रहा, बल्कि वो जनता को भी वस्तु में रूपांतरित करता है। वो चाहे बैंक का विज्ञापन हो, चाहे वो LIC का विज्ञापन हो, चाहे वो बच्चों के कमोडिटी का विज्ञापन हो जिसमें बच्चे काम करते हैं। कायदे से तो बच्चों को विज्ञापन में दिखाया नहीं जाना चाहिए, नियम नहीं है, लेकिन बच्चों को विज्ञापन में दिखाते हैं लोग। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई कोई ऐसी जगह बता दो जहां विज्ञापन न हो। विज्ञापन की सीमा क्या है? आप भारत की सीमा जानते हैं कि चीन के साथ में भारत की सीमा क्या है। आप पाकिस्तान के साथ में जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा क्या है। लेकिन आप विज्ञापन के बारे में जानते हैं कि विज्ञापन की सीमा क्या है? कोई जगह नहीं छोड़ी जहां के विज्ञापन हो। गांव में, दूर दराज के इलाकों में, रेलवे पर, रेडियो में, टेलीविजन में, अखबार में, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां विज्ञापन न हो। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए, विज्ञापन की सीमा क्या है? कोई तो ऐसी जगह होगी जहां विज्ञापन नहीं लगेगा। हाँ, एक जगह होती है, आपने ध्यान दिया होगा, सरकारी दीवार पर विज्ञापन जनरली नहीं होगा। मजा तो तब आए कि अदानी और अंबानी के विज्ञापन जो है PM हाउस पर लगे हों, मंत्रालयों की दीवारों पर लगे हों। विज्ञापन ये कायदे से तय किया जाना चाहिए, विज्ञापन की सीमा क्या है, विज्ञापन कहां लगेंगे, कहां नहीं लगेंगे, विज्ञापन कहां दिखाए जाएंगे, कहां नहीं दिखाए जाएंगे, विज्ञापनों में किसको दिखाया जाएगा, किसको नहीं दिखाया जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है विज्ञापन में वस्तु का प्रदर्शन हो, व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो व्यक्ति कोई हीरो हो, हीरोइन हो, साधारण हो व्यक्ति हो, कोई भी हो, विज्ञापन जिस समय
व्यक्ति के साथ में, मनुष्य के साथ में अपने को जोड़कर पेश करता है, तो विज्ञापन ये मैसेज देता है कि वह जनता की केयर करता है, और जो कि गलत है। विज्ञापन जनता की केयर नहीं करता। सिर्फ एक काम हो जाए कि विज्ञापन तो हो, चॉकलेट का विज्ञापन तो हो, लेकिन चॉकलेट के विज्ञापन में ना मां हो, ना बच्चा हो, ना अमिताभ बच्चन हो, कोई नहीं। अब चॉकलेट का विज्ञापन अमिताभ बच्चन करेंगे, प्रधानमंत्री का भी विज्ञापन योजनाओं का अमिताभ बच्चन करेंगे। विज्ञापन के साथ मनुष्य के संबंध को विच्छिन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य किसी भी रूप में वहां दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर मनुष्य दिखाई देगा तो विज्ञापन के मैनिपुलेशन के अनंत मार्ग खुलेंगे। आप देखिए, किसानों के विज्ञापन देखिए, जो तमाम स्कीम, जो सरकारी स्कीम है, उनके साथ में या तो प्रधानमंत्री का फोटो होगा या फिर किसान का। अरे स्कीम के बारे में बताओ ना, तुम खेत का फोटो दो। किसान के या प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के फोटो की क्या जरूरत है? वहां किसी आदमी के फोटो की क्या जरूरत है? तो विज्ञापन से इस जनता को, क्योंकि जनता के कमोडिफिकेशन की प्रक्रिया को विज्ञापन संपन्न करता है, इस वस्तुकरण की प्रक्रिया से जनता को बचाया जाना चाहिए। एक अन्य चीज और लास्ट, वो ये कि विज्ञापन एक्चुअल में परिवेश का निर्माण करते हैं, माहौल बनाते हैं। और ये परिवेश का जो निर्माण है, परिवेश का जो भाव है, वह इनडायरेक्टली असर करता है। विज्ञापन उन पर भी असर करता है जो उसे देखते हैं, और विज्ञापन उन पर भी असर करता है जो उसे नहीं देखते। अगर आप ये सोचते हो कि आप विज्ञापन नहीं देखते, आप पर कोई असर नहीं होगा, आप गलतफहमी के शिकार हैं। विज्ञापन जो देखते हैं उनको भी प्रभावित करता है, जो नहीं देखते उनको भी प्रभावित करता है, क्योंकि विज्ञापन परिवेश का निर्माण करता है। विज्ञापन के साथ में एक टाइमिंग जुड़ी हुई है। मसलन अगर आप ये तय कर लें कि आप फला फला समय खबर नहीं देखेंगे, तो आप देख लिए विज्ञापन वहां पर नहीं आएंगे। आप जो प्रोग्राम देखते हैं, आपने जो टाइम तय कर रखा, आपने जो अपना शेड्यूल बना रखा, उसके हिसाब से विज्ञापन आते हैं। सो विज्ञापनों ने एक मैसेज दिया है कि मैं सब जगह हूं, मुझे रोक सको तो रोक लो। तो जो चीज विज्ञापन में आ जाती है वो सब जगह है, अबाधित ढंग से सब जगह है, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर विज्ञापन में अपने को किसी नेता ने भी कन्वर्ट कर लिया है तो वो सब जगह है, आप उसे रोक नहीं सकते। और जब विज्ञापन सब जगह होगा तो इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट होगा जो कि अपरिहार्य। वो ये विज्ञापन, वो बच्चों का विज्ञापन हो या बड़ों का विज्ञापन हो, वो स्त्री का विज्ञापन हो या वो परिवार नियोजन का विज्ञापन हो, वो मोदी का विज्ञापन हो या केजरीवाल का विज्ञापन हो, विज्ञापन का एक असर होगा, वह हताशा पैदा करेगा। वो आनंद पैदा नहीं करता। आप जो ही विज्ञापन देखते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉनिक कार, उसके विज्ञापन दिल्ली में लगे हुए जगह जगह, और यह कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कार के आने से और चलने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये गलत है। पहले यह कहा गया कि सीएनजी आएगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हुआ। सो विज्ञापन का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है वो क्या है कि विज्ञापन में जिस चीज का दावा किया जाता है, विज्ञापन में जिस चीज के बारे में कहा जाता है कि ये विज्ञापन ये चीजों का हम वायदा करते हैं, वो चीज कभी पूरी नहीं होती। लेकिन वो एक माहौल बनाने का काम करता है, और ये जो माहौल है
वो माहौल ही असल में दबाव में रखता है। अब जैसे आप प्रोफेसर हैं तो आपके पास कार तो होनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे लोग कार से आते हैं, और आप कार से नहीं आते तो बड़ा भेटी का मामला है। तो विज्ञापन एक खास तरह की एक और चीज पैदा करता है, वो है जिसका कि बहुत गहरा असर है, जिसको बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों में भी वो चीज़ जाती है, बड़ों में भी वो चीज़ जाती है। विज्ञापन ने कौन सी चीज़ पैदा की है? मूल्यगत। आचरण में विज्ञापन ईर्ष्या और डाह को सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। आप जितना विज्ञापन देखेंगे, आप जितना विज्ञापन से प्रभावित होंगे, आप तय मानिए आपके अंदर उतनी ही ईर्ष्या और डाह पैदा होगी। उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं? उसके पास ऐसा घर है तो मेरे पास ऐसा घर क्यों नहीं? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाता था तो मेरे आर्ट फैकल्टी में अधिकतर लोग थे जिनके पास में कारें थी। मैं सरकारी वाहन से जाता था, सरकारी वाहन से आता था, ऑटो से जाता था, कभी टैक्सी से जाता था, भाड़े से आता था। तो एक दिन मेरे क्लर्क ने पूछा मुझसे, क्योंकि टीचर बहस कर रहे थे कि बड़ी जल्दी टाइम पर हमेशा आते हैं सर, कभी लेट नहीं होते। तो उसने कहा सर आप क्या कार से आते हैं क्या? मतलब नहीं, कार तो नहीं होता। थोड़े सब लोग चर्चा कर रहे थे, आपके पास गाड़ी है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब उस पर कोई विश्वास न करे, तो प्रोफेसर के स्टेटस के साथ कार बहुत जुड़ी हुई है, यानी एक हैसियत, आपकी सामाजिक हैसियत और सामाजिक पहचान के साथ में विज्ञापन कुछ चीजों को नफी कर देता है। विज्ञापन में जो आपकी हैसियत और सामाजिक पहचान जो आपके जेहन में उतारी गई है वो फेक होती है, वो रियल नहीं होती। तो विज्ञापन जहां ईर्ष्या और डाह पैदा करता है, वहीं सामाजिक पहचान और सामाजिक हैसियत के भाव को भी पैदा करता है, और आप सामाजिक हैसियत के हिसाब से चीजें देखते हैं, और यह चीज बच्चे के अंदर बचपन से जेहन में उतारी जाती है। तो बच्चा बड़ा कैसा होगा? वो ईर्ष्या और डाह, कंपटीशन की भावना के साथ बड़ा होगा। मम्मी मुझे ये चीज दो, फलां के पास, मेरे दोस्त के पास ये चीज है, मम्मी मुझे ऐसा ही पेन दो, मुझे ऐसा ही मोबाइल दो, पापा तो इतना कमाते हैं वो दे क्यों नहीं सकते? तो ये जो हैसियत, ये ईर्ष्या और डाह और ये हताशा, यानी जो इतना डिप्रेशन समाज में क्यों दिखाई देता है, इतने साइकोलॉजिकली डिरेल रोग क्यों दिखाई देते हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि जो परिवेशगत जो माहौल विज्ञापन ने क्रिएट किया है, जिसमें कि आप अपने जीवन के यथार्थ को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने जीवन की आर्थिक सच्चाई को देखना नहीं चाहते, अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहते। आपको कायदे से अपने बच्चे से बोलना चाहिए, बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं चॉकलेट नहीं खरीद सकता, मैं तुम्हें दूंगा, तनख्वाह मिलने को दूंगा। लेकिन अगर बच्चे को ये लगेगा कि जब भी मांगोगे तब मिल जाती है चीज, तो बच्चा तो ये जानता ही नहीं है कि पिता के पास पैसे कहां से आते हैं। तो बच्चे के साथ सोशलाइजेशन करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि बच्चे को यथार्थ ज्ञान के करीब रखा जाए, परिवार की स्थिति के यथार्थ ज्ञान को उसके जेहन में धीरे धीरे उतारा जाए। वो फैंटेसी में नहीं रहे कि मेरा पिता सब कुछ खरीद के दे सकता है। जो मांगोगे वही मिलेगा, ये जो धारणा बच्चों के जेहन में उतार दी जाती है विज्ञापन के जरिए कि तुम मांगो मिलेगा, यह चीज आगे चल के बच्चे के लिए जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि वो जो चाहता है वो उसे मिलता नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। आपने टॉफी बार बार देके उसकी जो मांग पूर्ति की, उस मांग पूर्ति ने उसके जेहन में जो वैल्यूज डेवलप किया, वो वैल्यूज आगे जाके उसके लिए मुसीबत खड़ी करता है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि बच्चे को शुरू से ही यथार्थ के करीब रखा जाए। टीवी देखे बच्चा,
लेकिन टीवी में जो चल रहा है उसके बारे में आप उसे बताते रहें, इसमें वास्तव क्या है और काल्पनिक क्या है। लेकिन हम करते क्या है, हम टीवी के सामने बच्चे को बिठा के अब चले जाते हैं, अब हम 2 घंटा अपना काम करेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपने गप करेंगे। तो बच्चा तो फिर एकदम प्लेन स्लेट की तरह, एक कोरे कागज की तरह उसका दिमाग है, उस पर जो कुछ भी टीवी लिखेगा बच्चा उसे एकदम रिसीव करेगा। दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, बच्चों को पूरी की पूरी टीवी की कहानी याद होती है, बच्चों को पूरा का पूरा टीवी का विज्ञापन का स्क्रिप्ट याद होता है। वही बच्चा अगर आप उसे अपने पाठ्यक्रम की किताब का पाठ पढ़ने के लिए कहें और कहें कि इसे याद करके दिखाओ, तो उसे याद नहीं होता, लेकिन वह उतने ही क्षण में, यानी 40 मिनट का एपिसोड पूरा सुन जाता है, उसे पूरा हिफ्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पर देखता है, बड़ी स्क्रीन पर देखता है टीवी की। तो कोरा कागज जो है, जो दिमाग है बच्चे का, उसका एकदम कोमल दिमाग है, उस कोमल दिमाग में जो आप डालेंगे वही जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने बच्चे के कोरे दिमाग को आपने टीवी के सामने खुला छोड़ दिया, और इसका साइड इफेक्ट होना है, उसका साइड इफेक्ट होगा, और वो बच्चा कुंठाओं से भरा व्यक्तित्व लेके बड़ा होगा। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि बच्चे के अंदर ये जो विज्ञापन के असर से, जो एक्सपोजर से जो चीज पैदा होती है, वो क्यों पैदा होती है? क्योंकि विज्ञापन की पुनरावृत्ति वो बार बार देखता है। वो पुनरावृत्ति बार बार देखता है, तो ब्रांड के बारे में उसका एक कमिटमेंट, उसकी एक समझ बनती है। उसके सामने वो चीज बार बार चुनौती के तौर पर दोहराई जाती है। बच्चे के अंदर उसको पाने की चाहत पैदा होती है, बच्चा ये भी मानने लगता है कि ये सच है। कोशिश कीजिए बच्चे को विकल्प दीजिए, वैकल्पिक ब्रांड दीजिए, वैकल्पिक चीजें दीजिए, जिससे कि बच्चा उस चीज के बारे में, अपनी जरूरत के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में अलग से सोचे। हम ये नहीं कह सकते बच्चे की इच्छाएं खत्म कर दीजिए, बच्चे की इच्छाएं रहेंगी, बच्चे की इच्छाएं मानी जानी चाहिए। इसलिए बच्चे को विकल्प मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर आप बच्चे को विकल्प मुहैया कराएंगे, बच्चे के साथ समाजीकरण करेंगे, बच्चे के साथ अपना कीमती समय खर्च करेंगे, तो बच्चे पर विज्ञापन के असर को आप कम कर सकते हैं। बच्चे को विज्ञापन के द्वारा परसुएशन से बचा सकते हैं। बच्चे के साथ बैठ के टीवी देखेंगे तो बच्चे को आप उसके असर से बचा सकते हैं। टीवी देखते समय बच्चे से बीच बीच में बात करते रहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बच्चा तो एकाग्र भाव से देख रहा है और सीधे रिसीव कर रहा है, और बच्चे ये पसंद नहीं करते कि आप बीच में बोलें। तो या तो बीच में बोलिए आप, या फिर बच्चों के साथ बैठ के देखिए और फिर उसके बाद में उसको बात कीजिए, जिससे कि बच्चे को समझाने में मदद मिले। लेकिन आपके पास में न तो टीवी देखने के बाद बात करने के लिए समय है, न टीवी के दौरान बैठकर बात करने के लिए समय है, और न उसको कोई विकल्प देने के लिए समय है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के गार्जियन के तौर पर जो चीज़ भूमिका अदा करेगी वो है टेलीविज़न, टेलीविज़न और सिर्फ टेलीविज़न। और टेलीविज़न किससे चलता है? वो विज्ञापन से। और यही वह जगह है जहां से कि बच्चे माता पिता पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उनको क्या चाहिए। और चूंकि बच्चे की सबसे प्यारी मित्र तो उसकी माँ होती है, तो बच्चे बार बार अपनी माँ की परसुएट करते हैं, मम्मी प्लीज़ ये देखो, मम्मी प्लीज़।
तो मम्मी प्लीज जो है वो एक तरह से कैप्लिन का नया मंत्र है, जिसने कि बच्चे को परसुएट करके एकदम ताकतवर कंज्यूमर की तरह खड़ा कर दिया है। वो जब मम्मी प्लीज कहता है तो वो मम्मी प्लीज ही सिर्फ नहीं कहता, वो अपनी इच्छाओं को बहुत शक्ति के साथ और इमोशंस के साथ व्यक्त करता है। और मम्मी बड़ी कमजोर होती है, वो दबाव में आई जाती है एक नहीं, और नहीं आती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, वो दबाव डालना शुरू करता है पाने के लिए। तो बेहतर यह है कि वो दबाव डाले उसके पहले ही आप उसे दे दीजिए। यही वह जगह है जहां से कि निकलने की जरूरत है। और निकलेंगे कैसे? अपना मूल्यवान समय लेकर। आपके पास समय नहीं है, बच्चों के पास समय है, लेकिन उनके पास सोशलाइजेशन करने के लिए कोई आदमी नहीं। और यही वह जगह जहां से कि बच्चे विज्ञापन पे सहज टारगेट बनते हैं। विज्ञापन अपने तरीके से बच्चों को संशोधित, परवर्धित और परमार्जित करते हैं। वे उन्हीं चीज़ों को लाइक करते हैं जो वो विज्ञापन में देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो पसंद करते हैं खाने में जो विज्ञापन में देखते हैं। क्योंकि आपके पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप उसे ऑल्टरनेटिव चीज़ें न दिखाते हैं, न बताते हैं, न सिखाते हैं, न खिलाते हैं। तो विकल्प के अभाव में विज्ञापन अपनी जगह बनाता है। तो दो चीज़ें रहीं, सामाजिक सहभागिता बच्चे के साथ में अगर आपकी नहीं होगी तो बच्चा टीवी की तरफ भागेगा। अगर बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आपके पास में विकल्प नहीं है तो बच्चा विज्ञापन में सजेस्ट की गई वस्तुओं की उपभोग की तरफ भागेगा। सो बेहतर यह है आप दोनों जगह आप सामाजिक सहभागिता भी निभाइए और बच्चों को भोजन के, कपड़े के, रहने के, सहने के, बातचीत के आप विकल्प भी सुझाइए, जिससे कि बच्चे बदलें, अच्छे बच्चे बने, स्पॉइल्ड चाइल्ड न बने, बुरे बच्चे न बने। फिलहाल बहुत बहुत